नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी ने एनसीसी कैडेट और आरडीसी दल को किया सम्मानित। गणतंत्र दिवस की परेड में हुए थे शामिल। कहा, झांकी का प्रथम स्थान आना उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात। केंद्र के बाद राज्य बजट को लेकर तैयारी, जनता से जानी जा रही राय। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, जनता से अधिक कर रहे संवाद। अडानी मामले में उत्तराखंड में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 6 फरवरी को एसबीआई और एलआईसी ऑफिस का करेंगे घेराव। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने दी जानकारी। उत्तराखंड की कोटद्वार में बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया आगाज। 700 से ज्यादा पक्षियों की है प्रजातियां। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली सफलता। फर्जी डिग्रियां बनाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। टीम को दिया गया 25,000 का इनाम। राजस्थान के अजमेर से दबोचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने को लेकर एनसीसी कैडेट्स और आरडीसी दल को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कैडेट अंजलि नेगी, कैडेट प्रिया पांडे, कैडेट आरती सिंह, कैडेट यश पांडे, कैडेट मनोज सिंह बिष्ट शिविर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फ्लाइंग कैडेट अविनाश, कैडेट मयंक काला, कैडेट गिरीश जोशी, कैडेट तन्वी, कैडेट आदिति कौशिक और कैडेट प्रियंका पनेरू को सम्मानित किया गया। एनसीसी कैडेट्स को गणतंत्र दिवस पर बधाई देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे एनसीसी कैडेट्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ही इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को प्रथम स्थान मिलना प्रत्येक उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व का विषय है। उत्तराखंड में बीजेपी ने युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी की। लिस्ट पर प्रदेशाध्यक्ष की सहमति के बाद जारी की गई। लिस्ट में कई युवाओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई है। केंद्र सरकार के बजट के बाद उत्तराखंड सरकार आने वाले समय में अपना बजट पेश करने जा रही है। पिछली बार बजट पेश करने से पहले सरकार ने आम जनता को पब्लिक से राय ली थी। वहीं इस बार के बजट को लेकर सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम जनता से अधिक संवाद करके बजट को लेकर उनकी राय लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने विभाग का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा, बजट को बेहतर करने के लिए जल्द ही सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक होगी और इस बजट को लेकर व्यापारी, किसानों और पर्यटन से जुड़े लोगों की राय ली जाएगी। नैनीताल और 19 मई 2023-22 को देहरादून में एक सबसे बैठना हुआ था। उसमें स्टेक होल्डर्स जो भी थे, चाहे व्यापारी वर्ग होगा, पर्यटन से रिलेटेड होंगे, किसान होंगे, स्थानीय निकाय और अन्य जनप्रतिनिधि लोग हैं, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की थी। एक आम जनता का बजट हमने पेश किया था। तो ये जो क्रिया है, इस बार भी हम करेंगे प्रयास कि हम और ज्यादा संवाद जनता से करें। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 6 फरवरी को जो अडानी घोटाला कॉर्पोरेट जगत का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है और जिस प्रकार से तमाम रेगुलेटरी ऑपरेटिव जो रेगुलेट करती है, चाहे वह सेबी हो या आरबीआई हो, ईडी हो या सारी एजेंसीज, आज जिस प्रकार से लकवाग्रस्त हो गई हैं और उस मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं। इसके खिलाफ क्योंकि जनता के पैसे की लूट हुई है, 6 फरवरी को उत्तराखंड में सारे जनपदों में एसबीआई और एलआईसी दफ्तरों के सामने कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। आरबीआई हो, ये सारी एजेंसीज आज जिस प्रकार से लकवाग्रस्त हो गई हैं, इस मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ क्योंकि जनता के पैसे की लूट हुई है, जनता के खजाने पर डकैती पड़ी है, 6 फरवरी को सोमवार को उत्तराखंड में भी सारे जनपदों में एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के सामने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। मुख्यालय देहरादून में 10:30 बजे हम एसबीआई के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है, उसमें हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
3 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया है। साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सम्मानित भी किया। और इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचाती हुई भी नजर आई। और इस 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कोटद्वार में 5 बाद हुआ, जिसका उद्देश्य कोटद्वार में पर्यटन के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा देना है। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में 700 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिसमें से 400 से अधिक कोटद्वार क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो अब समय आ गया है कि बर्ड फेस्टिवल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए और अगले 2 से 3 सालों में बड़े फेस्टिवल के रूप में कोटद्वार में ला पाएंगे। बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत हमने की है 3 फरवरी से 5 फरवरी तक ये फेस्टिवल रहेगा। 5 साल के बाद ये दोबारा कोटद्वार में ये फेस्टिवल शुरू हुआ है और इसके लिए मैं अपने जो हमारे डीएम हैं डॉक्टर आशीष चौहान, डीएफओ हैं, एसडीएम हैं, उन सबको बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने इस चीज़ को दोबारा से कोटद्वार में शुरू किया है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, मुझे जानकर खुद भी हैरानी हुई कि 700 प्रजातियाँ हैं पक्षी की उत्तराखंड में और 400 से ऊपर कोटद्वार में पाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि कोटद्वार के बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल को हम धीरे धीरे भारत और इंटरनेशनल पटल पर लेकर जाएं और पूरी उसमें क्षमता है। मुझे लगता है कि हम इसको अगले 2-3 साल में एक बड़ा फेस्टिवल के तौर पर कोटद्वार में ला पाएंगे। एसटीएफ को एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें BAAMS क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध शिकायत की थी। उनकी डिग्रियां फर्जी हैं, जिसको लेकर एसटीएफ द्वारा कुछ डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे मालूम चला कि उनके पास जो डिग्री है उनको यूपी का रहने वाला बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज का चेयरमैन इमलाक है, जो खुद 10वीं पास है, वह यह कार्य कर रहा है। इसको लेकर पिछले कई महीनों से इस गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही थी। एसटीएफ को पता चला कि इन सब का मास्टरमाइंड राजस्थान के अजमेर में दिखाई दिया गया। तुरंत यहां से ये टीम रवाना की गई और उसको पकड़ लिया गया। इसके ऊपर 25,000 रुपए का भी इनाम घोषित किया गया था। आज एसटीएफ के द्वारा एक प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि इसके ऊपर मुजफ्फरनगर कोतवाली में भी कई केस दर्ज है। ये मुजफ्फरनगर का हिस्ट्री शीटर माना जाता है और इसके द्वारा अभी तक लगभग 108 डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कराकर उनको डिग्रियां दी गई। अधिकारी ने बताया कि उनके लिए और रजिस्ट्रेशन करने वालों के ऊपर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण है, इसको एसटीएफ ने विगत माह में जब क्रैक किया था, उस तभी से इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड है इमलाक, वो फरार था और इस पर एसएसपी देहरादून महोदय के द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसी संबंध में हमें जो सूचना मिली थी कि यह राजस्थान में अजमेर जिला में रह रहा है और एसएसपी एसटीएफ साहब ने इसमें एक टीम गठित की थी और जिसमें इंस्पेक्टर कलाम और इनकी टीम वहां पर भेजी गई थी। उसने कल 2 तारीख को इसे किशनगढ़ जनपद अजमेर राजस्थान से गिरफ्तार किया था और इससे काफ़ी मात्रा में जो फर्जी डिग्रियां हैं, मोहरें हैं, ये प्राप्त हुई हैं और यह इस अन्य काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री भी BAMS के संबंध में बना रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से MBPG कॉलेज में प्रस्तावित जिला सम्मेलन ने ABVP और छात्र संघ के बीच विवाद खड़ा कर दिया। ABVP कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कॉलेज प्रशासन ने सम्मेलन के लिए अनुमति दी है, जबकि छात्र संघ पदाधिकारी सम्मेलन का विरोध कर रही हैं। अब इसी विवाद के चलते शुक्रवार को छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया MBPG कॉलेज स्थित लाल बहादुर शास्त्री बहुउद्देशीय भवन की छत पर चढ़ गई और कॉलेज प्रशासन पर दबाव में आकर ABVP के सम्मेलन की अनुमति प्रदान करने की बात कही। इस मौके पर खासा बवाल हो गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पुलिस प्रशासन सहित सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मौके पर पहुंची और बातचीत का सिलसिला जारी रहा। कहा जाता है कि अगर छात्र संघ के कोई भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे तो कॉलेज इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं देगा। और आज सडनली जब ये कार्यक्रम कल जब ये इतना तूल पड़ चुका है तो आज सडनली कॉलेज प्रशासन किसी के दबाव में, सरकार के दबाव में आके ये कार्यक्रम कराने की अनुमति देता है, जबकि इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है। वो लेटर कहीं ना कहीं हम पे कॉपी भी पड़ी उसकी, मैं वो आप लोग को लेटर भी दिखा दूंगा। उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर छात्र संघ के कोई भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का अगर वो करते हैं, विरोध करते हैं, तो वो कार्यक्रम नहीं हुआ। देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि कल कार्यक्रम होना है और कल कार्यक्रम होना है, उसके बाद आज दोबारा पुनः एक मीटिंग होती है और उसमें तय कर दिया जाता है कि सीधे कि भैया ये कार्यक्रम होना है। तो ये पूरी तरह से छात्र संघ के सारे पदाधिकारी को गुमराह करने के लिए जो इतने दिन घुमाया गया,
आज ये आवेश में आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसका हम भी कह रहे हैं कि विरोध करने का इनका हक है, पर इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से नीचे उतर जाएं। कितने देर से सबसे पहले हम सभी को समझना होगा, विद्यार्थी परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और आपको सभी को पता होगा कि हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह है। जिस तरीके से वो छत में चढ़े, अगर हमारा कार्यक्रम नहीं होगा हमारे पास परमिशन होने के बाद, तो दूसरी छत में हम भी चढ़ेंगे, हम भी आत्मदाह का प्रयास करेंगे, जबकि हमारे पास तो ऑलरेडी परमिशन पड़ी है, प्राचार्य की परमिशन हमारे पास पड़ी है। तो ये देखो, ये जो भी इनको सलाह दे रहा है ये बहुत गलत सलाह दे रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सभी को सहयोग होना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि ऐसा कौन सा नियम है कि छात्र संघ पदाधिकारी तय करेंगे कि कॉलेज देना है कि नहीं देना है, क्योंकि छात्र संघ कॉलेज के अंदर तो प्राचार्य का हक होता है और प्राचार्य ने हमको परमिशन दे रखी है, हमने पूरी तैयारियां कर रखी है। दूधली ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के घर के पास मुख्य सड़क मार्ग पर लंबे समय से क्षतिग्रस्त पुलिया किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रही है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिस कारण क्षेत्र के लोग नाराज हैं। डोईवाला दूधली देहरादून मार्ग इन दिनों छोटे बड़े वाहनों का मुख्य मार्ग बन गया। लोग लच्छीवाला टोल प्लाजा के टैक्स से बचने के लिए दूधली रोड का जमकर प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही बढ़ रही है। दूधली गांव में ग्राम प्रधान श्याम सिंह धामी के घर के सामने मुख्य सड़क पर सिंचाई नहर बनी। लोक निर्माण विभाग की 50 साल पुरानी पुलिया बदहाल है। मरम्मत के अभाव में पुलिया जीर्ण शीर्ण हालत में है। 8 साल से ऐसे हैं, क्योंकि हम भी उस समय इस पुलिया के नीचे हमने जाके नहीं देखा, लेकिन जब ये सिंचाई विभाग की यहाँ नहर बन रही थी उस दौरान हमने इसे देखा है। और उसके बाद हमने इसके लिए इन्फॉर्म किया था PWD को। PWD के अधिकारियों को भी हमने बताया था कि ये पुलिया के नीचे से सरिये बिल्कुल निकल चुके हैं और ये कभी भी पुलिया गिर सकती है। और ये पुलिया मेन रोड की पुलिया है, जो कि देहरादून से आने वाले मोटर मार्ग का जो रास्ता है और डोयाला को शुगर मिल को होते हुए ये हरिद्वार जाता है। जी सर, ये क्योंकि ये मेन रोड है हमारा देहरादून का डोईवाला, लेकिन इसमें हमारी बड़ी भारी वाहन चलते हैं, जो बहुत से बार शिकायत करी। पिछली बार जब PWD वालों ने ये रोड बनाया था उस समय भी हमने कहा था सर पहले आप रोड मत बनाइए, क्योंकि ये पुलिया को ठीक कराइए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। और बार बार, क्योंकि इस रोड में हमारे बच्चे भी चलते हैं, स्कूली बच्चों को खतरा है, महिलाओं को खतरा है, छोटे छोटे बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं। बिल्कुल दिक्कत होती है सर, इसमें कभी भी ये गिर सकता है। इसमें बहुत पहले भी ये इधर से बैठ गया था पहले से, तो इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। इसमें ट्रैफिक भी बहुत चलता है। हाँ, मेन है सर ये। तो मरम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल मरम्मत होनी चाहिए, पूरा मरम्मत होनी चाहिए कि पूरा बहुत पुराना पुल है सर ये। हल्द्वानी में नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने भारी फोर्स के साथ बन भूलपुरा के लाइन नंबर 8 और 12 में 2 अवैध बिल्डिंग पर JCB चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यहां छापा मारकर इन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। कमिश्नर की छापेमारी कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने सिर्फ सरकारी कार्य में बाधा डाली, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की। लिहाजा 5 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 2 दिन का समय दिए जाने के बाद आज नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने भारी पुलिस फोर्स के साथ संयुक्त रूप से दोनों अवैध बिल्डिंग को JCB चलाकर ध्वस्त कर दिया है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि एक तो अवैध निर्माण किया गया, ऊपर से प्रशासन के ऊपर दादागिरी दिखाई, जिस पर मुकदमे की कार्रवाई के साथ आज अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया है। हटाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम आई है। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। मैं स्वयं उपस्थित हूँ यहाँ पर, और जो अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। निर्माण और नजूल जमीन को अवैध कब्जा करके बनाए जा रहे थे, उसका निरीक्षण 30 तारीख को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ही जो इस प्रकार अराजकता भद्रता की गई, राजकीय कार्य बाधा उत्पन्न की गई, यह बात उचित नहीं थी। जमीन भी अवैध है, निर्माण भी अवैध है, उसके बाद ही अराजकता ठीक बात नहीं थी। और ये बार बार शिकायतें आ रही थी कि इस क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी क्रम में 30 तारीख को भी कार्रवाई हुई, 31 को भी है और आज भी की जा रही है। इनको पूर्व में सूचित कर दिया गया, नोटिस दे दिया गया था। इन्होंने 2 दिन का समय मांगा, तो वो समय अवधि पूरी हो गई थी। प्रशासन के आदेश पर जिला विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम आज दोनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 12 में नजूल लैंड पर, जिनका फ्री होल्ड अभी नहीं हुआ था और उन्होंने सरकारी ज़मीन पर निर्माण किया था, जिसको लेकर 3 दिन पहले यहाँ पर जब कार्रवाई की गई थी तो इन लोगों ने लिखित आश्वासन दिया था कि 2 दिन में इस निर्माण को हटा लिया जाएगा। चूँकि इन लोगों ने अभी इस निर्माण को नहीं हटाया है, इसलिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ इस निर्माण को ध्वस्त किया जाए। बहुत चर्चित बन भूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। उससे पूर्व प्रशासन, रेलवे, वन विभाग ने संयुक्त रूप से सर्वे कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज सिंह का कहना है कि जिले में पहली बार नई टेक्नोलॉजी के साथ भूमि सर्वे किया जा रहा है। इसमें वन विभाग की भूमि, राजस्व की भूमि और रेलवे की भूमि का सर्वे सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा, जिसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज नक्शे से
मिलान किया जाएगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह ने कहा कि जल्द सर्वे और सीमांकन का कार्य पूरा होगा। सभी टीमें संयुक्त रूप से रोजाना बनभूलपुरा क्षेत्र में सर्वे कर रही हैं। देखिए, जो पहले 2016 में कभी सीमांकन हुआ है तो उसमें रेलवे के मैप के आधार पे हुआ, वो भी समय समय पे रेवेन्यू का जो स्टाफ था उन्होंने उनको असिस्ट किया, पुलिस फोर्स भी उसमें साथ थी। क्योंकि हमें अभी जो नजूल भूमि है और रेलवे की भूमि है उसके स्टेटस के बारे में जानकारी हमें देनी है, इसलिए ये जॉइंट सर्वे हम लोग करा रहे हैं, जिसमें रेलवे की पूरी टीम है, रेवेन्यू की हमारी टीम है और फॉरेस्ट की टीम है। और रेवेन्यू टीम के साथ साथ हम लोग अपने जो भी अभिलेख हमारे राजस्व के हैं, अगर भू अभिलेखों के संबंध में अगर बात करेंगे तो जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पास होते हैं वही अंतिम माने जाते हैं। देहरादून की 129 बस्तियों के 40,000 भवनों पर नगर निगम अब टैक्स लगाने की तैयारी में है। राजधानी देहरादून की बस्तियों पर हाउस टैक्स लगने से नगर निगम की सालाना इनकम करीब 4 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र की बस्तियों से 2017 में 1 साल तक हाउस टैक्स लिया गया था, लेकिन वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने इन बस्तियों को अतिक्रमण मानकर हटाने का आदेश जारी किए थे, जिससे करीब 40,000 घरों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई। लेकिन अब राहत की बात यह है कि इन बस्तियों को धामी सरकार ने 3 साल का अध्यादेश लाकर राहत दी, क्योंकि मलिन बस्तियों ने पिछले लंबे समय से मालिकाना हक की मांग उठाई जा रही थी। हालांकि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने इन बस्तियों को बचाने के लिए 3 साल का अध्यादेश लाई थी। जब नया सॉफ्टवेयर बनना शासन ने शुरू करा तो उसमें बीच में थोड़ा सा वो टैक्स लेना बंद हो गया। अब हमने कल बोर्ड में इसको जो है प्रस्ताव रख के ये कहा है कि मलिन बस्तियों के जितनी हमारी अप्रूव्ड मलिन बस्तियाँ हैं उन सबसे टैक्स लिया जाए। जब पहले हम उनसे टैक्स लेते थे तो लगभग 8 करोड़ के लगभग जो है नगर निगम को जो है हाउस टैक्स आता था, तो उससे नगर निगम का भी नुकसान हो रहा है और जो हमारे मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो भी टैक्स देना चाहते हैं। बार बार जो है उनकी तरफ से जो है अनुरोध आता है कि हमारे से टैक्स लिया जाए। हल्द्वानी में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। गुरुवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी शहर के मिनी स्टेडियम में हॉकी का शुभारंभ करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में आई हॉकी की टीमों को शुभकामनाएं दी। साथ ही एक बेस्ट गोलकीपर को अपनी तरफ से सम्मानित करने की भी घोषणा की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि यह अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता है, जिसमें राज्य भर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही जिस खेल मैदान में यह हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है उस खेल मैदान को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 4 करोड़ की घोषणा की गई है। बताना चाहूँगा, एक तो सभी जिलों की टीम्स यहाँ पे हैं और कुछ स्पोर्ट्स स्टेडियम की टीम्स भी हैं। अंडर 17 का टूर्नामेंट है, 12 साल से ऊपर, 17 से कम। बहुत अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टेडियम में हम खड़े हैं इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है 4 करोड़ रुपए की। इसके टेंडर्स हो गए हैं, वर्क भी अलॉट हो गया है और 15 तारीख से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा और 1 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छा स्टेडियम हम सब हल्द्वानी वासियों को बड़ी जल्दी मिलने वाला है। सर, आपकी तरफ से घोषणा की गई है पहले गोलकीपर की? नहीं, मैंने घोषणा की है कि जो जितनी भी टीम्स यहाँ पे आई हैं उसमें, क्योंकि हमारे सम्मानित रावत जी भी यहाँ पे हैं जो ओलंपियन हैं और भी यहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो एक तरह से जज करेंगे कि बेस्ट गोलकीपर कौन है। उनको मैं पर्सनली अपनी ओर से कुछ गिफ्ट करना चाहूँगा। सर, वही बात। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां मौसम ने फिर से करवट ली, जिसके चलते हरिद्वार में घना कोहरा छाया हुआ। कोहरे होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं अचानक ठंड बढ़ने से लोग परेशान देखे गए। जोशीमठ नगर भूदसाव की जद में है, जहां देखो बस दिखाई देती है तो मोटी मोटी दरारें। जिन दरारों के चलते कई परिवारों ने अपना आशियाना छोड़ दिया और सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। बड़ी बात तो ये भी है कि देवनगरी जोशीमठ के कई परिवार इस वक्त राहत शिविरों में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जोशीमठ नगर के कई पीड़ित परिवारों के मवेशियों के लिए अभी तक रहने जैसी व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके चलते जोशीमठ नगर के पीड़ित परिवार इस वक्त अपने मवेशियों को लेकर काफी परेशान है। बता दें कि जिसके चलते जिला प्रशासन के द्वारा आजकल लगातार अलग अलग वार्डों में पशु शेल्टर का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं बात करें सुनील वार्ड की, तो यहाँ तो पशु शेल्टर का निर्माण कार्य अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, जिसको लेकर के पीड़ित परिवारों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। तो वहीं विगत कुछ महीनों से लगातार जोशीमठ भू धसाव की जद में है, जहां देखो बस मोटी मोटी दरारें देखने को मिलती हैं। हालांकि आजकल दरारों का आने का सिलसिला बहुत कम हो चुका है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ नगर के कई वार्डों में स्थानीय किसानों के खेतों में आज भी अचानक भयानक मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्थानीय किसानों को अपने खेतों को देखकर भारी चिंता सता रही है। वहीं कई किसानों का कहना है कि उनके कई खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि उनके खेतों में फसल बुआई का समय भी निकट आने लगा, लेकिन उनके खेतों में अभी भी मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जो कि हम लोगों के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है।
वहीं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जोशीमठ नगर के स्थानीय किसानों के खेतों में मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं। तस्वीरें रोंगटे खड़ा करने वाली है। जोशीमठ नगर के कई अधिकांश किसानों के खेतों में इस तरह से मोटी दरारें पड़ी हुई हैं, जिस कारण इस वक्त स्थानीय किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है। दून वासियों को बड़ा झटका लगेगा। जल्द देहरादून के 40,000 भवनों पर टैक्स लगेगा। दून नगर निगम क्षेत्र की 129 बस्तियों के 40,000 भवनों पर हाउस टैक्स लगेगा। बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पास हुआ। बस्तियों का टैक्स सिर्फ मैनुअल व्यवस्था से लिया जाएगा। बस्तियों पर हाउस टैक्स लगने से नगर निगम का सालाना करीब 4 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने ही परिजनों के साथ मिलकर बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। आरोप है कि होम लोन के नाम पर फर्जी कागजात जमा कर कर्मचारी और उसका परिवार बैंक के 28 लाख रुपए हड़प ले गए। अब बैंक की ओर से आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसकी जब उनके द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि संदीप कुमार और उसके जो परिवार के सदस्य थे उसके बेनिफिशियरी थे और उन्होंने 28 लाख से ज़्यादा की रकम जो है खुद जो होम लोन की उसको जमा ना करके और जो मकान जिसके एवज में लिया जा रहा था होम लोन उसको उस व्यक्ति को ना देकर और उस लोन की रकम को उन्होंने हड़प लिया। इसके आधार पर जो है ज्वालापुर में जो है इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना स्टार्ट कर दी गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की पॉलीग्राफी टेस्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल हाईकोर्ट के इस फैसले की निंदा करता हुआ नजर आया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा सरकार पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है, जिस वजह से अपराधों में संलिप्त लोगों को बचाने के प्रयास कर रही है। चूंकि पॉलीग्राफी टेस्ट से कई अहम सबूत हाथ लग सकते थे, इसलिए शासन में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग कर सबूतों को छिपाने का काम कर रही हैं। वहीं विनोद आर्य के बिना परमिशन पुलकित रिसोर्ट में पहुंचने को भी इसका एक उदाहरण गरिमा दौसानी ने बताया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि विपक्षी दल बेवजह अंकिता हत्याकांड पर हंगामा कर सियासत की रोटी सेकने को काम कर रहे हैं और इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है और न्यायालय के फैसले को सर्वोपरि रखकर इस मामले में कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं इसे देखती हूँ। कहीं ना कहीं आज राज्य के अंदर जो बोलबाला हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आरोपियों का, भ्रष्टाचारियों का हो रहा है। हाकम सिंह जमानत पर जमानत पा रहे हैं, वहीं विनोद आर्या बिना किसी परमिशन के पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं और अब पुलकित आर्या के पॉलीग्राफी टेस्ट में जिस तरह से स्टे लगा है वो कहीं ना कहीं जनभावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला है। पोर्नोग्राफी टेस्ट के लिए उनकी जो है स्टे लग गया है उसमें। अब वो एसआईटी अब आगे जो है कोर्ट में अपना प्रस्तुतिकरण करेगी कि उनको फिर दोबारा उसके किसी तरीके से परमिशन मिल जाए। एक जनता के मन में, एक कुछ लोगों के मन में और विपक्ष। डीजीपी अशोक कुमार बृहस्पतिवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि उन्होंने सभी सर्किट के क्राइम रजिस्टर भी चेक किए। इस दौरान लापरवाही बरतने पर डीजीपी ने लालकुआं सीओ के मुंशी को सस्पेंड करने के आदेश दिए और आपको बता दें कि एक अभियान चलाया जा रहा है जिसको लेकर 1 महीना और बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही डीजीपी ने सभी सीओ को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपना क्राइम रजिस्टर अब खुद लिखेंगे। अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ था और जिन लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग दर्ज हुए हैं, जिनके विरुद्ध एनडीपीएस पे अभियोग दर्ज हुए, उनकी संपत्ति जब्त करने का अभियान चलाया हुआ था। उस अभियान की सर्किल वाइज समीक्षा की है और उसको अभी 1 महीने के लिए और बढ़ाया है। तो जिन लोगों का काम अच्छा नहीं था उनको चेतावनी भी दिया है। इसके अलावा हमने जो हमारे सर्किल ऑफिसर्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड कि वो क्राइम रजिस्टर अपने हाथों से लिखें, जिससे कि उत्तराखंड में पटवारी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पटवारी परीक्षा के पेपर पर प्रवेश पत्र जारी कर दिए। प्रवेश पत्र किसी को माध्यम से नहीं दिए जाएंगे। 12 फरवरी को पटवारी परीक्षा होगी। पहले 8 जनवरी को पटवारी परीक्षा करवाई गई थी। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत इलाके के न्यार वैली में पैराग्लाइडिंग को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यार घाटी में पैराग्लाइडिंग साहसिक खेलों की गतिविधियों से एक और जहां शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहीं विकास भी संभव होगा। खुशी की बात है कि फ्लाइंग सफारी का आज उद्घाटन हो रहा है और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। एक नया इतिहास रचा जा रहा है।
हिमाचल के अंदर लोग इस प्रकार से पैराग्लाइडिंग के लिए बीरबिलिंग जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये स्थान उसी लेवल को प्राप्त करे, उसी प्रसिद्धि को प्राप्त करे और हमारे ये स्थान है जहाँ पर हमारे लैंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूँ मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी ये हमारी। अभी तक आपने चमत्कार होते सुने होंगे, लेकिन हम आपको ऐसे चमत्कार से रूबरू करवाएंगे कि आप इस चमत्कार को सुनकर हैरान हो जाएंगे। मामला मंगलोर के एक गांव का है। जी हां, मंगलोर के नारसन खुर्द गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल यहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। सभी रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार के लिए मृतका के घर पहुंचे थे, लेकिन अचानक मृत वृद्ध महिला के शरीर में हरकत हुई। ये देख सभी हैरत में पड़ गए। हालांकि किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मृत वृद्ध महिला ने आंखें खोली तो वहां पर मौजूद सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिली जानकारी के अनुसार मंगलोर के नारसन खुर्द निवासी विनोद की 110 वर्षीय माता ज्ञान देवी पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। 8 बजे के करीब जो होता है इनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर जी को भी बुलाए हैं, उन्होंने भी मृत्यु घोषित कर दी थी कि भाई अब जाने में कुछ नहीं रहा। और भाई हमने अपनी तैयारी भी कर ली थी पूरी और जिसमें कि भाई हमारे रिश्तेदार भी आ चुके थे, फिलहाल भी है यहीं पर ही हैं सभी लोग, 2-4 चले भी गए और अपना सभी हमने सामग्री भी इकट्ठी कर ली थी, कुछ नहीं रह थी। फिर उनको करीब 3 बजे के करीब फिर होश आई। कम से कम 6-7 घंटे तक तो करीब रही है। फिर एकदम से जैसे भाई इसको हो गया, फिर सब लोग भी मतलब फिर खुशी मनाने लगे। तो ये हमारी सास है, इनकी 8 बजे के लगभग डेट हो गई थी परसों और जी करीबन 6-7 घंटे के लगभग या मृत्यु घोषित हो गई थी। डॉक्टरों ने भी घोषित कर दी थी और जी हम सभी रिश्तेदार आ गए थे, इनकी तैयारी कर रहे थे। फिर शाम के टाइम इन्हें होश आ गई। देश के साथ साथ उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी, जिसे लेकर जानकारों ने चिंता जाहिर की। दून अस्पताल के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दौलत सिंह की माने तो उत्तराखंड में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसी के साथ ही सुविधाएं नहीं है, जिससे कि लोग अपने आप को दिखा नहीं पाते। सरकार को चाहिए कि कैंसर के कैंप लगाए जाएं। यहाँ पर मुख्य कारण ये है कि अभी तक कोई कैंसर रजिस्ट्री या दूसरा रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ हुआ नहीं है। अभी हमने रिसेंटली पिछले वर्ष से इसको शुरू किया है। हम सारे सेंटर से कोशिश कर रहे हैं डाटा कलेक्ट करने की, ताकि एक्चुअल डाटा हम उसको बता सकें। लेकिन चूंकि रिमोट एरियाज़ में अज्ञानता का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, सुविधाएं नहीं हैं, तो खासकर रिमोट एरिया दुर्गम क्षेत्र के लोगों को इसकी अति आवश्यकता है, ताकि जागरूकता की और वहाँ कैंप लगाने की, ताकि समय पर उनको अर्ली स्टेज में प्रारंभिक अवस्था में ही उनको कैंसर। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।